कहानी मेघ एक श्राप एपिसोड 13। रुद्र और अनन्या नीचे जाने लगते हैं। कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। घर के सभी सदस्य की नींद खुल गई थी। जब रुद्र और अनन्या नीचे पहुंचे तो समीर, संतोष, आयशा, तन्वी सभी एक साथ नीचे खड़े थे। सभी लोगों के मन में एक ही सवाल था कि इतनी रात में कौन होगा। रुद्र बेटा, इतनी रात में कौन होगा? आयशा ने कहा। आप डरिए मत चाची, मैं देखता हूँ, रुद्र ने कहा। रुद्र दरवाजा खोलने जाता है। इतनी रात में कौन आ सकता है यार, पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, समीर ने कहा। वो तो अब तभी पता चलेगा जब दरवाजा खुलेगा, अर्जुन ने कहा। जब रुद्र ने दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला को खुला रह जाता है। उसने कहा, तुम? हाँ मैं। अंदर नहीं बुलाओगी? दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने कहा। हाँ आओ ना। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति घर के अंदर जाने लगता है। एक व्यक्ति के पीछे एक दूसरा व्यक्ति और आता है। जब घर वालों ने उस दोनों व्यक्तियों को देखा तो जैसे सबको सांप सूंघ जाता है। वो दोनों पुलिस वाले थे। वो पुलिस वाला हाथ जोड़ता हुआ कहता है, नमस्ते, मेरा नाम अजय देश पांडे है। मैं इस जिले का इंस्पेक्टर हूँ और मैं साहब का कांस्टेबल माखनलाल हूँ। उसके साथ वाले व्यक्ति ने कहा। सुना है आज यहाँ पर शादी होने वाली थी? हाँ पर हुई नहीं, रुद्र ने कहा। होती कैसे? दुल्हन जो भाग गई, माखनलाल ने हंसते हुए कहा। दुल्हन भाग गई है या उसे गायब करवाया गया है, ये तो माखनलाल तहकीकात के बाद ही पता चलेगा, अजय ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। रुद्र ने अजय की बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। एक बात बताओ माखनलाल, तुम्हारे घर की दुल्हन बीच मंडप से गायब हो जाए तो क्या तुम ही इन लोगों की तरह घोड़े बेच कर सोओगे? पुलिस को खबर नहीं करोगे क्या? देखिए, हम लोग कल सुबह आपके पास आने वाले थे, संतोष ने हड़बड़ाते हुए कहा। सुबह तक तो बहुत देर हो जाती है अंकल जी, और आपको तो पता ही है इस गांव में औरतों के साथ क्या क्या होता है। यदि हम आपके पास आते तो आप भी यही कहते कि यदि दुल्हन को गायब हुए 24 घंटे नहीं हुए तो हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। रुद्र ने कहा, लगता है तूने बहुत कानून पढ़ा है, पर तुम शायद भूल रहे हो कि यह शहर नहीं गांव है, और गांव और शहर में बहुत फर्क होता है। हाँ मुझे पता है, पर तुम इतनी रात को मेरे घर आने का कारण बताओगे? यार, एक लड़की गायब हो गई है और तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि पुलिस क्यों आई है? इस केस की तहकीकात करने के लिए आए हैं, माखनलाल ने कहा। पर केस किसने दर्ज कराया? रुद्र ने कहा। हमारा नाम अजय देश पांडे है और हम किसी के केस दर्ज कराने का इंतजार नहीं करते, हम खुद ही केस दर्ज करके आ जाते हैं। और अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगा कि इस पूछताछ में आप हमारी मदद करें, और जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका सही सही और सीधा सीधा जवाब दिया जाए। जी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जो पूछना है आप पूछिए। आपकी होने वाली पत्नी का क्या नाम था मिस्टर रुद्र? जी, गौरी प्रजापति। अरे, गौरी से याद आया, उसके माँ बाप नहीं दिखाई दे रहे। कम से कम उन्हें तो रिपोर्ट लिखानी चाहिए थी ना। गौरी अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है, आयशा ने कहा। पर कोई रिश्तेदार तो होगा, माखनलाल ने कहा। जी नहीं, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, आयशा ने कहा। यह तो और हैरान करने वाली बात हो गई माखनलाल। अपराधियों ने सोचा कि कोई ऐसी लड़की को गायब करो जिसका कोई रिश्तेदार ही ना हो, और कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखाएगा और कोई आंसू भी नहीं बहाएगा। मैं कुछ समझा नहीं, आप साफ साफ कहेंगे या आप क्या कहना चाहते हैं? रुद्र ने कहा, मैं सब ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास उसकी कोई फोटो वगैरह है क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने रिश्ता जोड़ा है, कम से कम एक फ़ोटो तो होगी आपके पास, अजय ने हैरानी से कहा। जी नहीं, हमारे पास उसकी कोई फ़ोटो नहीं है, आयशा ने कहा। कहाँ पर और किस गांव की रहने वाली है ये तो पता होगा आपको, माखनलाल ने कहा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जो भी पता है दीदी को पता है। तो कहाँ है आपकी दीदी? उन्हीं को बुला लीजिए, उन्हीं से पूछ लेंगे। उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप कल सुबह आ जाएं, संतोष ने कहा। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, पर आप एक बात बताइए कि आप दोनों तो रुद्र के चाचा चाची हैं ना? क्या आपको ये भी नहीं पता कि आपके घर के होने वाली बहू कहाँ पर रहती है और कैसी है? ऐसे कैसे रिश्ता जोड़ दिया? मैं तो हैरान हुआ ये बात सोचकर, अजय ने कहा। 1 महीने पहले मैं मायके गई थी, जब वापस आई तो उन्होंने बताया कि मैंने रुद्र के लिए एक लड़की देखी है और उन्होंने उससे शादी की बात भी कर ली थी, और हमारे घर में जेठानी के खिलाफ कोई नहीं चाहता। वो बड़ी है ना इस घर में, इसलिए। और शादी की तैयारी इतनी जल्दी जल्दी हुई कि हम लोग लड़की को देख ही नहीं पाए।
सब जेठानी जी ने ही किया है, आयशा ने कहा। अच्छा तो हम लोग कल आएंगे, आप सभी तैयार रहिएगा सवाल जवाब के लिए। बहुत से जख्म ताज़ा होने वाले हैं, अजय ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। अजय और माखनलाल वहां से चले जाते हैं। सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रुद्र सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि तभी अर्जुन जाकर पूछता है, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये पुलिस वाला तुझसे ही कुछ ज़्यादा ही सवाल जवाब कर रहा है। करेगा क्यों नहीं, दोस्त था ना मेरा ये। था मतलब बचपन में हम लोग दोस्त थे और अब दुश्मन बन गए। दुश्मन बन गए? पर कैसे, वही तो नहीं पता यार। बचपन की सारी बातें मैं भूल गया हूँ। ये देख मेरे सर पर चोट का निशान देख रहा है, ये बचपन में लगने के बाद बहुत सी बातें भूल गया हूँ मैं। और ऐसा ही निशान वो जब अजय आया था ना, उसके सर पर भी है। रुद्र के सर के बाईं साइड का छोटा सा काला निशान था। चोट के निशान को देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि वो गिरने के कारण लगा है या किसी ने गहरा जख्म दिया है। हाँ यार, मैंने तो कभी इस चोट पर गौर ही नहीं किया, कैसे करता। मैं इसे अपने बालों के पीछे छुपा कर तो रखता। मुझे यार ये तेरा अजय ठीक नहीं लगता, कहीं दुश्मनी निकालने के लिए तुझे फंसा ना दे। भाई तू डर मत, और वैसे भी जब मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं। भाई पर तूने तो गलत काम नहीं किया, पर तुम्हारे परिवार के लोगों ने तो किया है ना। याद है आज से 18 साल पहले एक मेघ गांव की औरत को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं उनकी पुरानी पीढ़ी के किए गए गुनाह को आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। यार प्लीज वो बात याद मत दिला। जब से बचपन में वो औरत वाला कांड हुआ था ना, मैं सो नहीं पाता था। तभी तो पापा ने पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया और कुछ दिनों बाद पता चला कि पापा की मौत हो गई। पता नहीं उनकी मौत कैसे हुई थी, ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। इसीलिए तो माँ मुझे इस गांव में रहने नहीं देती थी, कहती थी कि वो चुड़ैल मार देगी तुझे। क्या तुम भरोसा करते हो इन सब बातों पर? क्या तुम पागल हो रहे हो क्या? पर जो माँ वो जो करने को कहती है वो मैं कर लेता हूँ, फिर वो अंधविश्वासी क्यों ना हो। और तुम्हें तो पता ही है ना, कोई भी माँ अपने बेटे का बुरा नहीं चाहेगी। वो अपने बेटे के लिए भगवान से भी लड़ सकती है। हाँ यार ये बात तो सही है। पर तू एक बात बता मुझे, तुझे कैसे पता चला कि 18 साल पहले मेरे गांव में एक औरत को जिंदा जला दिया था? यार भूल गया क्या तू? तुझे बताया था ना कि यहाँ आते समय राम काका ने एक कहानी बताई थी। लगता है राम काका तुझे मेरे बचपन के सारे काम बताकर ही मानेंगे, रुद्र ने हंसते हुए कहा। चल अब सोने चलते हैं, वरना बात करते करते यही सुबह हो जाएगी। हाँ चल। अर्जुन और रुद्र सोने चले जाते हैं। घर के सभी लोग सो रहे थे और सुबह के 4 बजे थे। और अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी और वो बार बार करवटें बदल रहा था। अर्जुन के बगल में ही समीर सो रहा था, जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है। क्या हुआ अर्जुन, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? समीर ने उठकर धीरे से कहा। यार तलब लगी है। वो तो मुझे भी लगी है, तो फिर चलें? कहाँ चलें? बाहर पागल, यहाँ पर पिएगा क्या? हाँ चल। पर तेरे पास रखी तो है ना? हाँ रखी है, पर हवेली का गेट बंद होगा ना, और अब खुला तो सभी लोग जाग जाएंगे। उसका भी इंतजाम है मेरे पास। हवेली के 2 गेट हैं, जो एक आगे खुलता है और एक पीछे। हम पीछे वाले गेट से जाएंगे। और वो गेट ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा है। तुझे कैसे पता कि हवेली के 2 गेट हैं? राम काका ने बताया था जब हवेली के बारे में पूछ रहा था। समीर और अर्जुन हवेली के पीछे वाले गेट से बाहर चले जाते हैं। बाहर बड़ा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अब निकाल भी, समीर ने कहा। हाँ निकालता हूँ, सब्र कर, अर्जुन ने कहा। अर्जुन अपनी जेब से लाइटर और सिगरेट निकालता है। कौन सा ब्रांड लाया है? वही हमेशा वाली, अमेरिका वाली। ये हुई ना बात। समीर अपने मुंह में सिगरेट रखता है और लाइटर से जलाने लगता है। यार तुम्हारी आदत गई नहीं अभी तक, रात में सोने से पहले पीने की। यार आदत बनाई इसीलिए जाती है कि उसे छोड़े ना। और तुझे तो पता ही है मैं लेखक हूँ। लेखक जब तक 1-2 नहीं खींचता तब तक कविताएं पन्ने पर नहीं उतरती। सही कहा, हर कोई अलग अलग रीजन से इस दुनिया में सिगरेट पीता है। कोई घर की टेंशन के कारण, कोई नौकरी के कारण, और कोई छोकरी के कारण। वो सब तो ठीक है, पर तू क्यों पीता है भाई? कोई शौक के कारण पीता है, समीर ने हंसते हुए कहा। हाँ पर किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, वरना वो विनाश का कारण बन जाती है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, समीर ने कहा। अर्जुन और समीर बातें ही कर रहे थे कि तभी उसे कुछ चीज़ ठोकने की आवाज़ सुनाई देती है। ठक ठक ठक। यार तुमने कुछ आवाज़ सुनी? समीर ने कहा।
हाँ यार सुनी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हथौड़े से ठोक रहा हो। ये आवाज़ तो आगे वाले गेट से आ रही है, चल देखते हैं। रुक, यहीं पीछे से चल, ये रास्ता आगे वाले गेट के पास ही जाता है। वो दोनों बड़े वाले रास्ते से ही जाते हैं और वो दोनों दूर से ही देखते हैं कि रुद्र की चाची हवेली के दीवार पर हथौड़ा और कील से बड़ी सी कील ठोक रही थी। अब ये रुद्र की चाची आधी रात को इतनी बड़ी दरवाजे पर कील क्यों ठोक रही है और करना क्या चाहती है? भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, समीर ने कहा। आज दिन कौन सा है? अर्जुन ने पूछा। मंगलवार। पर क्यों? पर चाची ने जिस हाथ में कील पकड़ी है उस हाथ में रुद्राक्ष की माला भी है। हाँ, पर तू बताएगा कि ये सब तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? यार रुद्र की चाची कीलन प्रक्रिया कर रही है। अब ये कीलन क्या होता है? रुद्र की चाची एक हाथ में कील पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से हथौड़े से ठोक रही थी। वो एक ही मंत्र दोहराए जा रही थी। आस की किलू, पास किलू, अपनी काया जागना, मसान किलू, किलू छाया, ईश्वर का कोच, ईश्वर का कोट बर्मा की थाली में, मेरे घाट पिंड का तू ही रखवाला। यार तू बताएगा ये किलन क्या है? समीर ने पूछा। किलन का मतलब है सुरक्षा कवच, और इस काम को मंगलवार या शनिवार के दिन किया जाता है। इसमें आपके दरवाजे पर कील ठोक दी जाती है, पर ऐसा करने से बुरी आत्मा रोकती है आपको, इसलिए हाथ में रुद्राक्ष पहनकर मंत्र का जाप किया जाता है। पर रुद्र की चाची ये सब क्यों कर रही है? हो सकता हो उन्हें डर हो कि कोई बुरा छाया घर के अंदर ना आ जाए। भाई ये गांव बहुत अजीब है, पहले दुल्हन का गायब हो जाना और अब ये चाची का सुबह सुबह दरवाजे पर कील ठोकना। ये सब तो शुरुआत है समीर, आगे पता नहीं क्या क्या देखने का पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि अभी कहानी की शुरुआत भी नहीं हुई है। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को ठीक से समझने के लिए शुरुआत से पहले एपिसोड से सुनना शुरू करें।